नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छे से पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। दोस्तों, इसी के क्रम में हम लगातार अपनी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और वैदिक सभ्यता की एक क्लास हम लोगों ने देखा है और आज वैदिक सभ्यता में दूसरा क्लास हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि अभी तक हमने जितना क्लास पढ़ाया हुआ है सारी क्लासेस आपको समझ में आ रही होगी। और आप लोगों से निवेदन है भैया कि जब आप लोग क्लास देखते हैं तो जो आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास प्रोवाइड की जा रही है। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जितेंद्र सर ने जो भी पढ़ाया हुआ है वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल। आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता का ही जो है एक भाग देखेंगे जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल को वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का एक भाग हम लोगों ने देख लिया है जिसको हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस काल में आर्यों ने ऋग्वेद को लिखा था, इसीलिए उस काल का नाम पड़ा ऋग वैदिक काल। उसको तो हम लोगों ने पढ़ करके कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि उत्तर वैदिक काल कितने वर्षों तक रहा और उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल से कितना परिवर्तन हुआ, कितना अंतर है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। आप लोग कहेंगे सर जो सन आप लिख रहे हैं वो तो घट रहा है। तो घटेगा भाई, क्योंकि ये ईसा पूर्व है ना। ईसा पूर्व हमेशा घटता है और ईसवी हमेशा बढ़ता है। तो जब तक हम लोग इस ईसा पूर्व को घटाते घटाते शून्य पर नहीं लाएंगे तब तक ईसवी शुरू नहीं होगा, तब तक ये घटेगा। जब ये शून्य पे आ जाएगा उसके बाद ईसवी शुरू हो जाएगा, तब ये सन बढ़ेगा। तो अभी हम लोगों को 1000 वर्ष ईसा पूर्व में पढ़ना है। 1000 वर्ष का इतिहास जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग आएंगे शून्य पर, उसके बाद शुरू होगा ईसवी। चलिए, तो 1000 वर्ष में से अगर 600 वर्ष घटा देंगे तो 400 वर्ष, मतलब 400 वर्ष का जो समय है यह समय है उत्तर वैदिक काल का। और इसके पहले ऋग वैदिक काल था। तो ऋग वैदिक काल का जो समय था, ऋग वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग वैदिक काल 500 वर्ष तक था। उत्तर वैदिक काल 400 वर्ष तक है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद को लिखा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद को लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद को लिखा गया। तो उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। उसका नाम क्या है भाई? यजुर्वेद। यजुर्वेद में
यज्ञ से संबंधित विधि और विधान का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में विधि, यज्ञ से संबंधित विधि और विधान का वर्णन किया गया है। तो यजुर्वेद को लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है, ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद को लिखा गया और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद को लिखा गया। एक का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद की शाखाओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, पेपर में पूछा गया है। एक शाखा का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और एक शाखा का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें सिर्फ श्लोकों को आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो श्लोक दिए गए हैं उस श्लोक को आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में जो श्लोक दिए गए हैं उसके साथ साथ में व्याख्या भी मिलता है। कहने का मतलब यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ श्लोक पढ़ सकते हैं, व्याख्या नहीं मिलता है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद में श्लोक के साथ साथ में उसका व्याख्या भी मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं दूसरा जो वेद है उसका नाम है सामवेद। सामवेद, सामवेद में कुल कितने श्लोक हैं? तो सामवेद में 1875 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं भाई? सामवेद में 1875 श्लोक हैं और इन 1875 श्लोक में से अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें से कुछ ही श्लोक को छोड़ करके बाकी ज्यादातर श्लोक गा करके पढ़ा जाता है, मतलब गीत के रूप में गा करके इसको पढ़ा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। और जो सामवेद के श्लोक हैं इसको यज्ञ के अवसरों पर गाया जाता है। कब गाया जाता है भाई? यज्ञ के अवसरों पर सामवेद के श्लोक को गाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल में तीसरा वेद लिखा गया उसका नाम है अथर्ववेद। उसका नाम है अथर्ववेद। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि अथर्ववेद में कुल कितने मंडल हैं? तो याद रखना है दोस्तों, अथर्ववेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं भाई? कुल 10 मंडल हैं। और इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें श्लोक 6000 हैं। कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं अथर्ववेद में। और इसमें सूक्त कितने हैं? तो इसमें सूक्त हैं 730। कितने सूक्त हैं भाई? 730 सूक्त हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। और दोस्तों,
अगर सबसे अधिक मंत्रों की हम लोग बात करें तो यहां पे देखिए लगभग अथर्ववेद में सबसे ज्यादा मंत्र है, और अथर्ववेद में जादू टोना, मोह माया, भूत प्रेत, वशीकरण आदि के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख किया गया है दोस्तों अथर्ववेद में। आप वहां से, अथर्ववेद संस्कृत में लिखा गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहां पे जो है मानव के रक्षा के लिए मंत्र का उल्लेख किया गया है, वहां पे जानवरों के स्वास्थ्य के लिए मंत्र का उल्लेख किया गया है, बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों उसमें से जो मुख्य आपके पेपर में पूछता है वो प्रश्न ये है कि जादू टोना, जादू टोना, मोह माया, भूत प्रेत, भूत प्रेत, वशीकरण, वशीकरण, आशीर्वाद, वशीकरण, आशीर्वाद आदि के मंत्रों का उल्लेख कहां पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसीलिए इसे जादू टोना का भी वेद कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? तो जादू टोना का वेद, जादू टोना का वेद किसे कहते हैं दोस्तों? अथर्ववेद को कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में सिर्फ एक वेद लिखा गया 500 वर्ष में, और 400 वर्षों में 3 वेद को लिखा गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं और पहले वाले समय को हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। और जो है उत्तर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में सबसे अधिक अंतर क्या देखने को मिलता है? दोस्तों सबसे अधिक अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ऋग वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, क्योंकि हम सभी को पता है कि आर्य लोग चारागाह की खोज में आए और धीरे धीरे पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में बसना प्रारंभ किए, क्योंकि पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में भारत के उत्तर प्रदेश तक लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया था, बाढ़ के कारण पतन हो गया था, और उसके बाद वो जगह खाली पड़ा हुआ था। उसके बाद आर्य लोग आकर के धीरे धीरे उसी क्षेत्र में बसना प्रारंभ कर दिए। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब आर्य लोग यहां पे आकर के बसे तो सबसे पहले पशुपालन ये लोग करते थे। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के आसपास में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से लोहे का खोज हुआ और आर्य लोग पेड़ की कटाई करना शुरू कर दिए और खेत की जुताई करना शुरू कर दिए, और बहुत ही बेहतरीन वो लोग कृषि करना सीख गए। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यह पेपर में पूछा जा चुका है, बीएड के एंट्रेंस में यह प्रश्न पूछा था कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास में लोहे की खोज कहां से हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1000 ईसा पूर्व के आसपास में उत्तर
उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज हुई थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, व्यवसाय पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया था। इसका मतलब यह है कि पिता जिस वर्ण का है, अगर उसका लड़का उस लड़का होगा तो वह भी उसी वर्ण का होगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे और स्थिति खराब देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म से धीरे धीरे पितृ शतात्मक होने लगा। इसका मतलब यह है कि अगर पिता अंतर जाति विवाह करता है, अलग अलग वर्ण में विवाह करता है, तो पिता जिस वर्ण का रहेगा उसका पुत्र उसी वर्ण का कहलाएगा। इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए, वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने दो पार्टों में बांट करके देख लिया। एक तो है ऋग वैदिक काल जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और एक है उत्तर वैदिक काल। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है, जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया है। ठीक है, यह काल आर्य सभ्यता के विकास का युग था। मतलब आर्य लोग धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रहे थे, यहां पर अपना विस्तार कर रहे थे, बहुत सारे चीजों का यहां पे वो लोग खोज कर रहे थे, बहुत सारी नई नई तकनीकों का ये लोग यहां पे तकनीकी का खोज कर रहे थे, उसको ला रहे थे। ठीक है, तो यह काल आर्य सभ्यता के विकास का युग था। इस काल में हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे और ऋग वैदिक कालीन व्यवस्था से उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में कितना परिवर्तन हुआ। बहुत सारा परिवर्तन तो अभी हमने बता दिया आप लोगों को। आगे भी हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कितना परिवर्तन हुआ है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक स्थिति या दशा। भाई, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहां से बार बार प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस क्लास को मिस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपना 2-3 प्रश्न आप जो है छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में परिवार कैसा था। तो ऋग वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक कालीन समाज भी पितृ प्रधान था। मतलब जैसे ऋग वैदिक काल में घर के मुखिया पिता होते थे, वैसे उत्तर वैदिक काल में भी घर का मुखिया कौन होता था? पिता होता था, क्योंकि यह पितृसत्तात्मक था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। मतलब परिवार सामूहिक रूप से रहता था, और ऐसी ही प्रचलन ऋग वैदिक काल में भी थी। परिवार संयुक्त रूप से रहता था, सामूहिक रूप से रहता था। अथर्ववेद में परिवार की शांति के लिए प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। देखिए,
परिवार के शांति के लिए, मतलब परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, परिवार में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अथर्ववेद में मंत्र का उल्लेख है। दोस्तों सिर्फ इसी के लिए नहीं, बहुत देवी देवताओं के लिए मंत्र का उल्लेख है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो उसके भी मंत्र का उल्लेख है। आप मंत्र का उच्चारण करिए, बरसात होगा। अगर किसी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है तो उसमें भी मंत्र का उल्लेख किया गया है। आप उन मंत्रों का उच्चारण करिए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी को कष्ट है, तकलीफ है, कोई दुखी है, तो उसमें भी मंत्र दिया गया है कि उनके लिए आप उन मंत्रों का उच्चारण करिए और वो जो है ठीक हो जाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं विवाह, मतलब उत्तर वैदिक काल में विवाह की किस तरह की व्यवस्था थी। तो विवाह, ऋग वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता था। ऋग वैदिक काल में विवाह स्त्री पुरुष, यहां पे विवाह ऋग वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता था। विवाह स्त्री पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य था। अंतर जाति विवाह, मतलब अलग अलग जातियों में विवाह होता था। सजाति विवाह, मतलब लड़की और लड़का एक ही जाति के थे तब भी इस तरह का भी विवाह होता था। दोनों प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, इस काल में बाल विवाह का भी प्रचलन था, जबकि ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन तो ऋग वैदिक काल में भी था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन था, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। बहु विवाह का भी प्रचलन था। बहु विवाह का मतलब यह है कि एक ही समय में, एक सेम टाइम पे एक से अधिक विवाह को बहु विवाह कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो एक से अधिक लोग विवाह करते थे, तो बहु विवाह का प्रचलन था। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्त्रियों की स्थिति, कहने का मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में ये जो पूरे 400 वर्ष का समय है, इस 400 वर्ष के समय में जो 3 वेद लिखा गया, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं की, स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि स्त्रियों की स्थिति को अगर हम लोग देखें तो थोड़ा से ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। इसको याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी और उनकी स्थिति शोचनीय हो गई, मतलब उनके स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करने की परंपरा थी उसमें जो है महिलाओं को वंचित कर दिया गया। उपनयन का मतलब ये होता है कि जो गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करती थी। तो ऋग वैदिक काल में ऐसी जो है व्यवस्था थी, तो उसको जो है उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। कन्या के जन्म को अशुभ माना जाने लगा, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। लेकिन इस काल की प्रमुख विदुषी, विदुषी का मतलब होता है विद्वान, मतलब उत्तर वैदिक काल में जिस तरह से ऋग वैदिक काल में अपाला और घोषा 2 विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, 2 विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिलता है, उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में भी विदुषी महिलाओं में गार्गी का नाम आता है, मैत्रेयी का नाम आता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। मतलब स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रबंध था,
लेकिन उतना समुचित प्रबंध नहीं था जितना ऋग वैदिक काल में था। कहीं न कहीं ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के शिक्षा की व्यवस्था में गिरावट देखने को मिलती है। वह संगीत एवं नृत्य में प्रवीण होती थी, मतलब संगीत करती थी, नृत्य करती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह का ऋग वैदिक काल में व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था, इस काल में समाज 4 वर्ण में बटा हुआ था। भाई ऋग वैदिक काल में भी तो समाज 4 वर्ण में बटा हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है। उसमें भी बताया गया है कि 4 समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सेम टू सेम उत्तर वैदिक काल का भी समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जटिल होती रही, क्योंकि वर्ण जन्म पर आधारित न होकर के, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित था। मतलब लड़का जिस वर्ण में होगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो है जन्म पर आधारित ना होकर के पैतृक हो गया। मतलब अब पिता जिस वर्ण का होगा लड़का उसी वर्ण का कहलाएगा, माता किसी भी वर्ण की हो। तो ये सब हम लोगों को अंतर देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। भोजन की क्या व्यवस्था थी भाई? उत्तर वैदिक काल में दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूं एवं सरसों आदि का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता था। सेम टू सेम इसी तरह से ऋग वैदिक काल में भी भोजन की व्यवस्था थी, क्योंकि आर्य लोग थे, दूध, दही, घी खाते थे। लेकिन इस काल में मांस खाना बहुत बुरा समझा जाता था। इस काल के आर्य पेय पदार्थ में सुरा का प्रयोग करते थे। जैसे ऋग वैदिक काल में आर्यों के जो एक देवता हुआ करते थे जिसका नाम हुआ करता था सोम देवता। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। उस सोम देवता जो है पेय पदार्थ में सुरा का प्रयोग करते थे। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जबकि ऋग वैदिक काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शाकाहारी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है और मांसाहार को बुरा समझा जाता था। कहीं न कहीं लोग जो है जो मांस खाता था उससे कहीं न कहीं लोग जो है दूरियां बना करके रहते थे और कहीं न कहीं उनसे एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि भेदभाव करते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वस्त्राभूषण, उत्तर वैदिक काल में वस्त्र पहले की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ हो गए थे, मतलब कुछ बदलाव हुआ था उसमें। वस्त्र मुख्यतः 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे? 3 प्रकार के। एक को नीवी बोला जाता था, अंदर पहनने वाला वस्त्र नीवी। वास, नीचे पहनने वाला वस्त्र वास कहलाता था और ऊपर पहनने वाला वस्त्र अधिवास कहलाता था। इसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों ही पगड़ी पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, महिला और पुरुष दोनों। यहां पे देखिए पगड़ी यहां पे बांधे हुए हैं, यहां पे यह भी पगड़ी बांधे हुए हैं, लेकिन यहां पे महिला जो है पगड़ी नहीं बांधी हुई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा होता था, महिला और पुरुष दोनों पगड़ी बांधती थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ऊनी एवं सूती वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। स्त्री पुरुष दोनों ही सोने चांदी के बहुमूल्य जवाहरतों के आभूषण भी पहनते थे। मतलब इसमें उत्तर वैदिक काल में महिला और पुरुष दोनों आभूषण का प्रयोग बराबर करते थे। आज भी महिला और पुरुष को देखिए आभूषण का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं थोड़ा से ज़्यादा करती हैं क्योंकि महिलाओं को कम आना जाना होता है और पुरुष को ज़्यादा आना जाना होता है इधर उधर, इसीलिए पुरुष
आभूषण का प्रयोग कम करता है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों आभूषण का प्रयोग आज भी करते हैं और उस समय में भी उत्तर वैदिक काल में करते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनोरंजन, आमोद प्रमोद के क्या साधन थे उत्तर वैदिक काल में? तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन नृत्य और संगीत, मतलब नृत्य करते थे, संगीत करते थे। संगीत में वादन एवं गायन दोनों प्रकार का प्रचलन था, मतलब गाते भी थे और वादन भी करते थे, वाद्य यंत्र वगैरह भी बजाते थे। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र जैसे ढोल, बांसुरी आदि थे। इसके अतिरिक्त रथ दौड़ होता था, घुड़दौड़ होता था, जुआ आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उस समय भी लोग जुआ खेलते थे, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के रूप में। आज भी लोग जुआ खेलते हैं, चाहे आप मनोरंजन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज भी लोग जुआ खेलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा, इस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीवन को समृद्ध एवं सुखमय बनाना था। शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। शिक्षा मौखिक थी, लिखित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऐसे बच्चों को बैठा करके जो गुरु होते थे वो सिर्फ बोलते थे, मौखिक शिक्षा देते थे। शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, व्याकरण तथा व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कहने का मतलब यह है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस काल में शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र विकसित हो चुके थे, मतलब अलग अलग जगहों पर शिक्षा दिया जाता था, उसके कई केंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मनुष्य के जीवन की आयु 100 वर्ष तक मानकर 4 आश्रम निर्धारित किए गए थे, जिसमें से एक है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है आपका गृहस्थ आश्रम, एक है आपका वानप्रस्थ आश्रम और एक है आपका संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता था वो 0 से 25 वर्ष तक माना जाता था। इस 0 से 25 वर्ष के उम्र में मानव शिक्षा ग्रहण करता था, ज्ञान प्राप्त करता था, अपने नॉलेज को बढ़ाता था। इसको आप लोग याद रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में मानव जो है शिक्षा ग्रहण करता था और अपने ज्ञान को बढ़ाता था। वहीं गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम का जो समय है वो 25 से 50 वर्ष है, क्योंकि ये जो आश्रम व्यवस्था है ये 25-25 साल का जो है अंतर है। पहला 1 से 25, दूसरा 25 से 50, तीसरा 50 से 75 और चौथा 75 से 100 वर्ष तक। तो जो दूसरा आश्रम है जिसको हम लोग बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, इस गृहस्थ आश्रम में जो है मानव गृहस्थी जीवन को व्यतीत करता था। कहने का मतलब यह है मानव वैवाहिक जीवन व्यतीत करता था। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष का होता था और इस आश्रम में मानव वन को चला जाता था लेकिन घर से आना जाना लगा रहता था। जबकि संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष माना जाता था और इस आश्रम में मानव हमेशा हमेशा के लिए वन को चला जाता था और घर से कोई घर पर आना जाना नहीं लगा रहता था, घर पे आना जाना बंद कर देता था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई थी। 4 प्रकार का आश्रम था उत्तर वैदिक काल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता है। एक तरफ चारों आश्रम दे देता है
और एक तरफ उम्र दे देता है 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष, 75 से 100 वर्ष। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के प्रश्न मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था का पालन करना प्रत्येक स्त्री पुरुष का सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य था। मतलब जिस तरह की आश्रम व्यवस्था है, इसी नियम को सबको फॉलो करना पड़ता था, यह सबका कर्तव्य होता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजनीतिक स्थिति या दशा। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी आर्यों का, उसको हम लोग देखते हैं। राज्य का स्वरूप कैसा होता था। इस काल में साम्राज्यवाद की भावना का विकास होने के कारण राजतंत्रों का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख राज्य, उस समय जो राज्य उदय हुए थे, जो राज्य बने थे, उसमें प्रमुख राज्य कुछ इस प्रकार है। पंचाल 6वीं शताब्दी में, मतलब जब ये वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। अभी हमने बताया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो टाइमिंग है, यही टाइमिंग ऋग वैदिक काल का है, यही टाइमिंग उत्तर वैदिक काल का है। इसके बाद तो उत्तर वैदिक काल जैसे ही समाप्त होगा, वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगा। तो वैदिक सभ्यता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर पंचाल का हम लोग राजधानी देखें, तो पंचाल की राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी। पंचाल की राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है, और उन 16 महाजनपदों में से पंचाल भी एक था। कुरुक्षेत्र का उदय होता है, कुरुक्षेत्र भी था। प्रमुख राज्यों में कुरुक्षेत्र भी था। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। ये तो मगध बिहार का आधुनिक पटना है, बिहार में पड़ता था, और कलिंग उड़ीसा में पड़ता था। आप लोग याद करिए, जब हाथियों को प्राप्त करने के लिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था, और वहां पर कलिंग युद्ध के समय अशोक ने 1 लाख लोगों की हत्या कर दिया था और 1.5 लाख लोगों को घायल कर दिया था, रक्तपात मचा दिया था, कत्लेआम कर दिया था, सिर्फ हाथियों को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और उसी समय से अशोक युद्ध नीति को छोड़ देता है, युद्ध नीति को सदा सदा के लिए त्याग देता है। वही जगह है जिसका नाम क्या है, कलिंग। अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता था। अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। अवंती की जो रानी थी जिसका नाम था माहिष्मती, ठीक है। विदर्भ दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता था। तो इन सब राज्यों का उदय हुआ था। जो है राजा राज्य की स्थापना के बाद जब राज्य की स्थापना करता था तो अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ कराते थे। राजा का अधिकार, मतलब राजा के पास कितना अधिकार होता था, कितना पावर होता था, उसको देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के दैवी अधिकारों में वृद्धि हो गई। इसका मुख्य कारण अनेक विशाल साम्राज्यों का उदय होना। राजा का पद पैतृक था, मतलब राजा का लड़का ही राजा होता था, परंतु कभी कभी राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। ऐसी व्यवस्था ऋग वैदिक काल में भी देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में भी ऐसी व्यवस्था है और ऋग वैदिक काल में भी ऐसी व्यवस्था थी। राजाओं के लिए राजाधिराज, अधिराज, एकराज, सम्राट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, जो राजा की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक था।
राजा का प्रमुख कर्तव्य युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करना और प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना, ये राजा का प्रमुख कार्य होता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्य के पदाधिकारी, राजा ने अनेक नए प्रशासनिक पदों का सृजन किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने इसको जो है छोड़ दिया है। सभा तथा समिति, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की व्यवस्था थी। पेपर में पूछा जाता है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए सभा तथा समिति नामक दो संस्थाएं थी। मतलब राजा के जो अधिकार थे उस अधिकार पर नियंत्रण लगाने के लिए दो सभाएं होती थी, दो संस्थाएं होती थी। एक का नाम हुआ करता था सभा तथा दूसरे का नाम हुआ करता था समिति। परंतु इनका महत्व कुछ कम हो गया था। सभा छोटी थी, इसमें राजा के निकट संबंधी व्यक्ति होते थे। सभा में जो मेंबर होते थे वो राजा के ही निकट संबंधी होते थे और इसमें सभा उच्च कोटि के राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। उच्च कोटि के राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। समिति बड़ी संस्था थी, जनाधारण इसके सदस्य होते थे। मतलब ये बड़ी समिति हुआ करती थी सभा की अपेक्षा, क्योंकि सभा जो होता था उसमें जो है राजा के ही सगे संबंधी लोग सदस्य होते थे, लेकिन इसमें जो सगे संबंधी थे उसके अलावा भी और लोग सदस्य होते थे समिति में। समिति का कार्य युद्ध, संधि, आय व्यय आदि मामलों पर निर्णय लेना था। यह राजा के निर्वाचन में भी भाग लेते थे। जब राजा का निर्वाचन होता था तो उसमें समिति के मेंबर, समिति के जो सदस्य होते थे वह भी भाग लेते थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा स्वयं होता था उत्तर वैदिक काल में, और ऐसी ही व्यवस्था ऋग वैदिक काल में भी थी, क्योंकि न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा ही होता था। न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु कुछ अन्य पदाधिकारी होते थे जो सहयोगी होते थे। आज भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके सहयोगी के रूप में अन्य न्यायाधीश होते हैं। जैसे हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, सहयोगी के रूप में अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। जैसे जो अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसमें सबसे अधिक अन्य न्यायाधीश हैं। सबसे अधिक पूरे भारत में अन्य न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो जो न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु कुछ अन्य पदाधिकारी होते थे जो राजा का सहयोग करते थे। न्यायाधीश को स्थापति कहा जाता था। गांव के साधारण अपराधों का निर्णय ग्राम्य वादिन अधिकारी द्वारा अपनी सभा में किया जाता था। छोटे मामलों का निर्णय पंचायतों द्वारा किया जाता था। कुछ विशिष्ट मामलों पर निर्णय राजा सभा की सहयोग से करता था, राजा सभा की सहायता से करता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति या दशा, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति या दशा कैसी थी? तो इस काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। अभी हमने बताया आप लोगों को पहले ही 1000 ईसा पूर्व के आसपास में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से लोहे की खोज हुई, और जब लोहे की खोज हो गई तो लोगों ने तरह तरह का औजार बना लिया और पेड़ की कटाई करना शुरू कर दिया और खेत की जुताई करना शुरू कर दिया, और उसमें बेहतरीन ढंग का, बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। इस काल में बीज फसल खेती करने की नई तकनीकी का विकास हुआ।
अच्छी और ज़्यादा मात्रा में फसल उगाने के लिए खाद का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। उर्वरक, जो खाद होता है, जो उर्वरक होता है, जैसे यूरिया होता है, पोटास होता है, डाई होता है। हालांकि उस समय यूरिया, पोटास, डाई तो नहीं था, लेकिन जो जानवरों के द्वारा जो जानवरों के द्वारा गोबर किया जाता है दोस्तों, उस समय गोबर को जो है लोग खाद के रूप में प्रयोग करते थे। आज भी लोग गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चावल, गेहूं, जौ आदि इस काल की प्रमुख फसलें थी। सिंचाई की व्यवस्था कृषि हेतु उत्तम थी। सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों का अभाव नहीं था। मतलब सिंचाई के लिए वो लोग नहर का प्रयोग करते थे या झीलों से पानी ले लेते थे, तालाबों से पानी ले लेते थे, इस तरह की व्यवस्था थी। पशुपालन, उत्तर वैदिक काल में लोगों के प्रमुख पशु थे, जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि। गाय का इतना अधिक महत्व था कि जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसका उतना ही अधिक वैभव माना जाता था। सेम टू सेम ऋग वैदिक काल में भी ऐसा ही था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजा जब किसी व्यक्ति को सम्मानित करते थे तो उन्हें गाय ही प्रदान किया करते थे। मतलब सम्मान के रूप में गाय को दिया जाता था। दोस्तों, गाय का इतना ज़्यादा महत्व था उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में भी गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उद्योग, मतलब उनका उद्योग, धंधा, कारोबार, व्यवसाय क्या था? तो धंधे, इस काल में अनेक नवीन उद्योग प्रचलन में थे। वस्त्र एवं धातु उद्योग का विकास इस काल में अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा था। सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था। इन धातुओं में अस्त्र शस्त्र, औजार, बर्तन, आभूषण आदि बनाए जाते थे। इन धातुओं से यही सब औजार बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त लोहार, चर्मकार, रथकार, महुए, कुम्हार आदि, नर्तक आदि के व्यवसाय भी उत्पन्न थे। मतलब तरह तरह के लोग थे, अपना व्यवसाय करते थे। जैसे लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, रथकार हो गया, चर्मकार हो गया, ठीक है, नर्तक हो गए। इन सब का भी व्यवसाय उस समय उपलब्ध हो गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाणिज्य एवं व्यापार, उत्तर वैदिक काल में वाणिज्य एवं व्यापार कैसा था? इस काल में आंतरिक एवं वैदेशिक, मतलब अपने सभ्यता के अंदर, अपने समाज के अंदर व्यापार तो होता ही था, साथ ही साथ में इस काल में इतनी प्रगति हो गई थी कि विदेश में व्यापार होता था, विदेश से व्यापार होता था। विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से होता था। आंतरिक व्यापार हेतु यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था। साधारणतः व्यापार विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था। मतलब वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। एक्सचेंज करने की व्यवस्था थी। मतलब एक सामान लेकर के कोई दूसरा सामान दे देते थे, उसके बदले अगर सस्ता होता था तो ज़्यादा देना पड़ता था, महंगा होता था तो कम देना पड़ता था, लेकिन वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी उत्तर वैदिक काल में। वहीं ऋग वैदिक काल में अगर आप देखें तो ऋग वैदिक काल में जो है व्यापार विदेश से नहीं होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आप देखिए व्यापार जो है विदेश से भी हो रहा है और वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। गाय विनिमय का एक माध्यम थी, गाय का विनिमय किया जाता था, परंतु मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ने लगा था। धीरे धीरे मुद्रा का भी प्रचलन शुरू हो गया था। इस काल में निष्क, शतमान, कृषण आदि मुद्राओं के प्रयोग का वर्णन मिलता है। बाटों का प्रयोग तौल के रूप में किया जाता था। बाट, जो बटखरा होता है, बाट होता है 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का, 10 केजी का, 15 केजी का, 20 केजी का, मतलब उस बाट का प्रयोग किया जाता था तौल के रूप में। ऐसी जानकारी मिलती हम लोगों को उत्तर वैदिक काल से। जबकि
इस तरह का नाप तौल का, बांट वगैरह का कोई जानकारी हम लोगों को ऋग वैदिक काल से नहीं मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यज्ञों का महत्व, धार्मिक स्थिति या दशा में यज्ञों का महत्व। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था, क्योंकि ऋग वैदिक काल में आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ का कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद लिखा गया जिसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। सामवेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, जो श्लोक लिखे गए हैं, वो श्लोक यज्ञ के समय ही गाए जाते हैं, उसी यज्ञ के अवसर पर गाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व बहुत बढ़ गया था। तो इसको याद रखेंगे। यज्ञ विधि विधान की विस्तृत जानकारी गृह सूत्र और स्रोत सूत्र से प्राप्त होती है। तप, उत्तर वैदिक काल में तप क्या होता था? उत्तर वैदिक काल में तप का महत्व बहुत बढ़ गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। उपनिषद में कहा गया है तप ही ब्रह्म है, मतलब तप करने से ही जो है, तप एक ऐसा साधन है, मतलब तप एक ऐसा प्रयास है, मतलब जितना आप तप करेंगे उतना ही जल्दी आप ईश्वर से अपना ताल्लुक जोड़ लेंगे या ईश्वर को आप प्राप्त कर लेंगे। तो तप करने की एक परंपरा का प्रचलन हो गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि बिना तप किए आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, या बिना तप किए आप ईश्वर से अपने ताल्लुक को नहीं जोड़ सकते हैं। तो तप करने की एक परंपरा का प्रचलन हो गया था, जबकि कहीं पर भी ऋग वैदिक काल में तप का उल्लेख नहीं मिलता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, तप से अलौकिक शांति एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तप की प्रमुख विधियां नुकीले कांटों पर खड़े रहना, अल्प भोजन ग्रहण कर जीवन यापन करना, कम भोजन करते थे वह भी एक प्रकार का तप है। नुकीले कांटों पर खड़े रहना वह भी एक प्रकार का तप है। महीनों तक एक ही मुद्रा में खड़े रहना, एक ही तरह से एक ही जगह पे खड़े रहना, यह भी एक प्रकार का क्या है? तप है। गर्मियों में धूप एवं सर्दियों में ठंडे में खड़े रहना, इस प्रकार का तप करते थे लोग उत्तर वैदिक काल में। लेकिन अब तो इस तरह का तप लोग नहीं करते हैं, और अगर कुछ लोग थे वो तप करते भी थे तो लोग बैठ करके तप करते थे, तपस्या करते थे। और जिन लोगों ने तपस्या किया है लंबे समय तक, चाहे हम पारसनाथ की बात करें, पारसनाथ की पहाड़ी पर उन्होंने 84 दिन में ज्ञान की प्राप्ति किया, चाहे हम गौतम बुद्ध की बात करें, उन्होंने बोधगया के बिहार में 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया बिना अन्न जल ग्रहण किए। चाहे हम महावीर स्वामी की बात करें, उन्होंने भी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति किया। चाहे हम हजरत मोहम्मद साहब की बात करें, उन्होंने भी कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति किया। लेकिन सब लोग बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे, धूप में नहीं खड़े होते थे, छाए में नहीं खड़े होते थे, ठंडक में ऐसे खड़े नहीं होते थे, कांटों पर नहीं खड़े रहते थे, इस तरह से तप नहीं करते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो तप करने की व्यवस्था है, जो तप करने के तरीके हैं, वो थोड़े से अलग हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नवीन देवताओं का उदय। उत्तर वैदिक काल में कुछ देवताओं का उदय हो गया था। इस काल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व बढ़ गया था। इन सब देवताओं का उदय हो चुका था। सृष्टि के रचयिता प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त था, उच्च स्थान प्राप्त हो गया था। विष्णु को प्रधान यज्ञ पुरुष माना जाता था। रुद्र शिव की पूजा अब शिव जी पशुपति एवं महादेव के रूप में की जाने लगी थी। शिव जी के रूप में की जाती थी विष्णु की पूजा, शिव की पूजा,
शिव जी के रूप में की जाती थी, पशुपति के रूप में की जाती थी, महादेव के रूप में की जाती है। आज भी तरह तरह का भगवान शिव का नाम है। इसके अतिरिक्त नाग, यक्ष, गंधर्व आदि देवों की भी पूजा की जाने लगी थी। धार्मिक स्वरूप कैसा था उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया था। यज्ञ में 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। याद रखना है, यज्ञ में कितने पुरोहितों की आवश्यकता होती थी उत्तर वैदिक काल में? 17। यज्ञ जटिल पद्धति एवं दीर्घकालिक हो गए थे, जिससे एक गृहस्थ के लिए इनका आयोजन करना कठिन कार्य हो गया था। पहली बात तो एक लंबे समय का यज्ञ होता था, और दूसरी बात यह है कि आर्थिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा लगता था, जिसके कारण जो है यज्ञ का आयोजन करना बहुत कठिन कार्य हो गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कहने का मतलब है वेद जो हैं उन वेदों का बहुत इजी व्याख्या कर दिया गया, बहुत सरल व्याख्या कर दिया गया है। तो उसके व्याख्या के बाद जो पुस्तक है उन्हीं पुस्तकों को हम लोग कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और अलग अलग वेदों का अलग अलग जो है पुस्तक है जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका जो है व्याख्या कर दिया गया है सरल भाषा में। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद का अलग है, यजुर्वेद का जो व्याख्या किया गया है वो अलग है, सामवेद का जो व्याख्या किया गया है सरल भाषा में वो अलग है, अथर्ववेद का जो व्याख्या किया गया है सरल भाषा में वो अलग है। सरल भाषा में वेद का जो व्याख्या किया गया है वही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो उसमें से जैसे कौशितकी, ऐतरेय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब एक कौशितकी और ऐतरेय ग्रंथ जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद की व्याख्या है सरल भाषा में। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक, उत्सव, वैदिक काल के राजाओं का विवरण आदि दिया गया है। वैदिक काल के जो राजा होते थे उनका विवरण इसमें मिलता है। आरण्यक, इसमें आत्मा, मृत्यु एवं जीवन संबंधी विषयों का वर्णन मिलता है। इनका पठन पाठन वानप्रस्थी मुनि तथा वनवासियों द्वारा वन में किया जाता था। मतलब आरण्यक जो है इसमें आत्मा के बारे में जानकारी मिलती है, मृत्यु जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इनका पठन पाठन कहाँ पे होता था? वन में होता था। इसका पठन पाठन कहाँ पे होता था भाई? वन में होता था। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेदांग, वेदांग को वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये वेदों के व्याख्या करते हैं। वेदांग जो है वेदों की ही व्याख्या करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेदांग। और वेदांगों की संख्या कुल 6 है। पेपर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है। 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उसमें से एक हो जाएगा आपका स्वर विज्ञान शिक्षा जो है, व्याकरण 2 है, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। छंद 3 हो गया, ये सब वेदांग है। निरुक्त 4 हो गया, ज्योतिष 5 हो गया, कल्प ये 6 हो गया। तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। और वेदों की व्याख्या ही वेदांग है। ये वेदांग जो है वेदों की व्याख्या करते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 6 है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूत्र, वैदिक साहित्य में सूत्र एक विशेष प्रकार के साहित्य को कहते हैं। सूत्र जो होता है संक्षिप्त लेख में, कम शब्दों में, कम शब्द वाक्यों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त किया गया है। मतलब सूत्र में कम शब्दों में ज्यादा अर्थ की व्याख्या की गई है, ज्यादा अर्थ बताया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। सूत्रों के स्रोत में, सूत्र में यज्ञों के विधि विधान पर प्रकाश डाला गया है। गृह सूत्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में 4 वर्ण,
4 वर्णों जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम व्यवस्था, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन सब का उल्लेख किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों उपवेद। प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद होता है। उपवेद इस प्रकार से हैं, जैसे आयुर्वेद ये वेद का उपवेद है, धनुर्वेद वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद वेद का उपवेद है, शिल्प वेद वेद का उपवेद है। जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद, ठीक है। इसका संबंध रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान और शल्य चिकित्सा से है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने की विधियों का वर्णन किया गया है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। मतलब वेद का भी उपवेद होता है। 4 वेद हैं, चारों वेद के 4 उपवेद हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहां पे देखिए पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। और 18 पुराणों के अतिरिक्त 18 इसके उप पुराण हैं। जैसे 4 वेद के 4 उपवेद हैं, वैसे ही 18 पुराण के 18 उप पुराण भी हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। पुराणों की संख्या पूछी जाती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं मूलतः। बाद में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। इनकी रचना संभवतः 5वीं ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में इनकी रचना हुई थी। रामायण का महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। महाभारत, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, परंतु यह अपने मूल रूप में नहीं है। इसमें भी बहुत सी दंत कथाएं और प्रसंग जुड़ते गए। शुरुआत में इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि महाभारत जो है 1 सदी में नहीं लिखा गया है। कई सदियों तक की जो कहानी है वो महाभारत है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इसको जोड़ा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख घटनाएं थी उसको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास जरूर पसंद आएगा, और क्लास जैसा भी आप लोगों को लगे कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।